हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे। आज अपन क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की एक बुक है, आर्थिक विकास की समझ। उसके में 5 चैप्टर हैं और पाँचों चैप्टर के अपन एक-एक चैप्टर के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें से आज मैं पहला जो चैप्टर है विकास, उसके क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। तो देखिए आप, देखो पहले मैं आपको बता दूँ इसमें कौन-कौन से चैप्टर हैं। क्लास 10th सामाजिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे और अ, जो बुक का नाम है वो है आर्थिक विकास की समझ। इसमें 5 चैप्टर है। एक का नाम है विकास, दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक और तीसरा है मुद्रा एवं साख, चौथा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था और पांचवा है उपभोक्ता अधिकार। ये 5 चैप्टर है। उन 5 चैप्टरों में से आज अपन फर्स्ट वाला चैप्टर है अध्याय 1, जिसका नाम है विकास। इस चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विकास क्या होता है। विकास क्या होता है? तो देखो, इनमें से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर विकास के 10-12 क्वेश्चन हैं। वार्षिक और अर्धवार्षिक में हमें कम से कम 1, 2 या 3 क्वेश्चन से इसमें से पूछे जाएंगे। तो देखिए आप, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के आर्थिक स्तर में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार हो। कैसा है? विश्व का विकास कैसी प्रक्रिया है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक स्तर पर लोगों के आर्थिक स्तर में मात्रात्मक रूप से भी और गुणात्मक रूप से भी क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। साथ ही उनका जीवन स्तर क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। तो उसे अपन क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। देखो, विकास किसी एक निजी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, सभी लोगों का आर्थिक स्तर पर मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए और उनका जीवन स्तर क्या हो? ऊंचा हो। तो उसे अपन क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो देखो, किसी भी देश का विकास है ना, वो तीन बातों पर, मुख्य रूप से तीन बातों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें पहला है प्रति व्यक्ति आय। पहला क्या है? प्रति व्यक्ति आय। मतलब उस देश के जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और औसत साक्षरता, उस देश के लोगों की औसत साक्षरता है वो क्या होना चाहिए? औसत साक्षरता का स्तर क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, अगर लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो वहाँ पर रोजगार नहीं कर पाएंगे। वो जब रोजगार नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस देश का विकास कैसे होगा? तो लोगों की स्वास्थ्य स्थिति क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तो ये तीन मापदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी देश के विकास का आधार क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता स्तर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये तीन बातें आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है बार बार, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। क्या पूछा है आपसे? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो वहां पर एक या दो ऊर्जा के स्रोत पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ 4 ऊर्जा के स्रोत लिख रखे हैं। देखिए आप, पहला है कोयला, परंपरागत है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? जो कई पीढ़ियों से अपन उनका उपयोग करते हुए आ रहे हैं, कई वर्षों से प्राचीन काल से उपयोग करते हुए आ रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो जैसे कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। फिर एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कौन से? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है सौर ऊर्जा। अब देखो, पहले कई पीढ़ियों से सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन कोयला का, खनिज तेल का, प्राकृतिक गैस का, पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता था। कभी लंबे समय से किया जा रहा है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा सौर ऊर्जा, एक आ जाएगा पवन ऊर्जा, फिर महासागरीय ऊर्जा, इसको ज्वारीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। महासागरीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। फिर बायोमास या इसको बायोगैस कह सकते हैं और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक विकास के मापदंड। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक विकास के मापदंड के रूप में कौन से पहलू को प्रमुखता देता है? तो देखो, जब भी वर्ल्ड बैंक की विकास के मापदंड के रूप में जो पहलू को विशेषता देता है वो है आय, प्रति व्यक्ति आय। मतलब वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है, उस रिपोर्ट में किस आधार पर रिपोर्ट पेश की जाती है? तो आय के आधार पर पेश की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसका राइट आंसर हो जाएगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन पूछा गया यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक में किन संकेतों का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो 3 चीजों का उपयोग किया जाता है, आय का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का। आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो? देखो अर्थव्यवस्था में 2 शब्द हैं, एक तो है अर्थ और एक है व्यवस्था। तो देखो अर्थ और व्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो अर्थ का मतलब तो होता है मुद्रा, धन या फिर आप संपत्ति कह सकते हो, मुद्रा, धन या संपत्ति। और व्यवस्था का मतलब होता है कार्य प्रणाली या सिस्टम। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कार्य प्रणाली या सिस्टम। तो देखो इसकी परिभाषा, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है। अब विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है सर? जैसे कृषि, तो कृषि के द्वारा भी देखो धन का अर्जन किया जाता है। कृषि, जैसे पशुपालन है, यहाँ पर आप पशुपालन ले सकते हो। जैसे व्यापार है, जैसे दुकानें वगैरह है। बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, संचार आदि, इन सबके द्वारा क्या किया जाता है? आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है और इसी को अपन क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब धन कमाने की व्यवस्था, धन को अर्जित करने की व्यवस्था। तो धन को अर्जित करने की कौन कौन सी व्यवस्थाएं? तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, जैसे कृषि के द्वारा धन किया अर्जित किया जाता है, व्यापार के द्वारा किया जाता है धन के लिए, बैंकिंग की जाती है, बीमा किया जाता है, परिवहन से संबंधित चीजें, संचार से संबंधित। देखो इससे क्या होता है? यह अर्थव्यवस्था के सिस्टम से क्या होता है? इस सिस्टम से, ये ऐसे तंत्र है अर्थव्यवस्था, इस तंत्र से होता क्या है? तो देखो यह व्यवस्था लोगों को क्या करती है? रोजगार प्रदान करती है, रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था के दौरान लोगों को क्या किया जाता है? रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहते हैं? तो इसे चाणक्य को कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य को। भारतीय अर्थव्यवस्था की जनक किसे कहते हैं? चाणक्य को कहा जाता है। विश्व में भी अर्थव्यवस्था का जनक है एडम्स। एडम्स ऐसे करके कुछ नाम है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन भारत का तो कौन है? चाणक्य। फिर देखो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? अब देखो राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी देश में एक वर्ष के अंदर, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं, मतलब कोई भी एक देश है, उस देश में एक वर्ष के अंदर कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, और सेवाओं, वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं पर प्राप्त किए गए कुल धन। मतलब एक वर्ष के अंतर्गत यहाँ पर जो भी फैक्ट्रियां लग रही है, उद्योग लग रहे हैं, जो भी लोग बाग अपने हस्तकलाओं के द्वारा कार्य करते हैं, उन कार्यों से सब जितनी भी वस्तुएं बनेगी, उन वस्तुओं से प्राप्त कुल धन और अन्य जो सेवाएं हैं, अन्य जो जैसे रेलवे सेवाएं हैं, जैसे गवर्नमेंट सेवाएं, उनके द्वारा जो धन अर्जित किया जाता है, उस कुल धन को क्या कहते हैं? अपन राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं पर प्राप्त किए गए कुल धन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? तो देखो शिशु मृत्यु दर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे समझो, मान लो एक वर्ष में 1000 बच्चे पैदा हुए। शिशु मृत्यु दर क्या है? ऐसे समझो आप, एक वर्ष में 1000 शिशु पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, वो क्या है? जीवित है, जीवित पैदा हुए। लेकिन ये एक वर्ष के भीतर भीतर, लेकिन ये एक वर्ष के भीतर, अगर इन 1000 बच्चों में से एक वर्ष के भीतर कुछ बच्चे मर जाते हैं, मरने वाले, मरने वाले बच्चों का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को अपन क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब एक वर्ष में कुल कितने बच्चे पैदा हुए और उनमें से कितने मरे, उनका अनुपात ही क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। देखो यहाँ किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु के भीतर, एक वर्ष की आयु को, एक वर्ष से ज्यादा का नहीं मिलती, एक वर्ष की आयु के भीतर मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? मरने वाले बच्चों का अनुपात या उनकी संख्या क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु
दर कहलाती है। क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता। साक्षरता दर, यहाँ पे साक्षरता नहीं पूछा है, साक्षरता दर पूछा है आपसे। साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं? तो देखो साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के, 7 वर्ष होना चाहिए या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। या तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनका वो साक्षर हैं या नहीं है, उन साक्षर जनसंख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है? साक्षरता दर कहलाता है। तो देखिए एक बार और, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? साक्षरता दर कहलाती है। अब सर साक्षरता क्या होती है? साक्षर क्या होता है? यहाँ शब्द है साक्षर, लोगों में साक्षर जनसंख्या। तो साक्षर जनसंख्या किसे कहेंगे अपन? तो देखो साक्षर जनसंख्या किसे कहेंगे अपन, ध्यान से यहाँ देखिए आप, साक्षर जनसंख्या, साक्षरता किसे कहेंगे? तो देखो समाज में कार्य करने वाले और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देखो ध्यान से समझे, समाज में कार्य करने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा अपने ज्ञान और अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए मुद्रित मुद्रित मतलब छपी हुई और लिखित जानकारी का उपयोग करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को क्या कहेंगे? साक्षरता कहेंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति, समाज के ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने ज्ञान को और क्षमता को बढ़ाने के लिए अगर किसी बुक्स में मुद्रित कोई छपी हुई सामग्री है और कोई लिखी हुई सामग्री है, उसका उपयोग करने की क्या हो, उनमें क्षमता हो, मतलब उनको पढ़ने की क्या हो, उसमें क्षमता हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी ज्ञान और क्षमता को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए मुद्रित मतलब छपी हुई और लिखित सामग्री को क्या कर सके, वो पढ़ सके, उसका उपयोग कर सके, तो उसे अपन क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो यहाँ पूछा है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, तो देखो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? देखो पहले इसको इस तरीके से समझो। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है देश की कुल राष्ट्रीय आय, देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। मतलब पूरे देश में एक साल के अंदर अंदर कुल कितनी आय, कुल कितनी आमदनी हुई और उस देश में कुल कितनी जनसंख्या है, तो कुल आमदनी में कुल जनसंख्या का क्या कर दो? भाग दे दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। देखें मैंने एक उदाहरण लिया है यहाँ पे, मान लो किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय 700 करोड़ है। कितनी है? 700 करोड़ है। और कुल जनसंख्या 100 करोड़ है। मान लो उस देश की जनसंख्या कितनी है? 100 करोड़ है। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? 700 करोड़ में 100 करोड़ का भाग दे दो तो करोड़ से करोड़ कट जाएगा, दो जीरो कट जाएगा, कितने रुपए आ जाएंगे? 7 रुपए आ जाएंगे। मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? यहाँ पे 7 रुपए होगी। अब देखो यहाँ समझो, देखो किसी देश की राष्ट्रीय आय को, किसी देश की राष्ट्रीय आय में, किसी देश की राष्ट्रीय आय में मतलब कुल आय है में कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। ये 11वां क्वेश्चन था। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन देखें आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है निम्न पड़ोसी देशों में से आपको 4 पड़ोसी देश दे रखे हैं, मानव विकास के लिहाज से, मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो देखो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान, ये 4 देश दे रखे हैं, तो इनमें बी आंसर क्या होगा? राइट है श्रीलंका। फिर देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विश्व बैंक की, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व बैंक एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। मतलब इसमें विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण किया जाता है। भाई कौन सा देश तो समृद्ध है, मतलब उच्च आय वाला देश है, कौन सा देश ऐसा है जो निम्न आय वाला देश है, और कौन सा देश ऐसा है जो मध्य आय वाला देश है। तो देखें यहाँ मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, 3 भागों में बांट दें। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक ने देशों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। एक तो समृद्ध आय
या समृद्ध देश। समृद्ध देश उसे कहेंगे जिसकी आय क्या है, उच्च आय है। और निम्न आय वाला देश दूसरा, और मध्य आय वाला देश। अब देखो, समृद्ध देश या उच्च आय वाला देश किसे कहेंगे? विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, ये 2019 के अनुसार बताया जा रहा है। देखो, 2019 में प्रति व्यक्ति आय, 2019 में जिस देश की, सुने आप दोबारा, जिस देश की 2019 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर यूएस डॉलर 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है। देखो आप ध्यान से समझे, 2019 जिस देश की, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जिस देश की, समझे, जिस देश की 2019 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर में 49,300 प्रति वर्ष या अधिक है, तो वो देश क्या कहलाएगा? समृद्ध देश कहलाएगा। वो देश क्या कहलाएगा? समृद्ध देश कहलाएगा। कितने चाहिए? याद रखना, यूएस डॉलर में 49,300 प्रति वर्ष होनी चाहिए प्रति व्यक्ति आय। फिर देखो, निम्न व्यक्ति या निम्न आय वाला देश किसे कहेंगे अपन? 2019 में जिस देश में, यहाँ लिखो, जिस देश की जिस देश में या जिस देश की 2019 में प्रति व्यक्ति है, 2019 प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर में 2500 2500 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो उस व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे? निम्न आय वाला देश कहेंगे। क्या कहेंगे? निम्न आय वाला देश कहेंगे। अब देखो, मध्य आय वाला, अब अपना जो भारत है वो भारत मध्य आय वाला देश है। भारत कौन सा वाला देश है? मध्य आय वाला देश है। देखिए आप, भारत की बात, भारत का 2019 में जो प्रति व्यक्ति आई थी वो थी यूएस डॉलर 6,700। कितनी थी? 6,700 थी। भारत की 2019 में यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति आई कितनी? 6,700 थी। मतलब ये 6,700, 2500 और 49,300 के बीच में आ रही है, इसलिए इस देश को कौन सा वाला कहा गया है? मध्य आय वर्ग वाला देश कहा गया। वैसे तो ये बहुत कम है, तो मध्य आय वाला किसे कहेंगे? जिसका यूएस डॉलर में 2500 से और 49,300 के बीच में प्रति व्यक्ति आय है, उसे अपन क्या कहेंगे? मध्य आय वर्ग वाला देश कहेंगे, और जो कि भारत है। तो दोस्तों, ये थे आपके विकास से संबंधित क्वेश्चन। लगभग मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा दिए। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपके आएगा, कौन सा वाला चैप्टर है? ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो शाम को मैं डाल दूंगा इसको। तब तक के लिए धन्यवाद।